तो दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले हमेशा ध्यान रखेंगे कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ने से आपको 40 में 40 मार्क्स नहीं आने वाला है। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज में है कि सिर्फ फिजिक्स से ही पूछा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है दोस्त। फिजिक्स नहीं बल्कि आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पढ़ना पड़ेगा। 10th तक के जो स्टैंडर्ड साइंस है दोस्त वो सब पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ फिजिक्स पढ़ करके आप 40 में 40 मार्क्स नहीं ला सकते। साइंस में 40 मार्क्स पूछा जा रहा है ना टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर आपको 40 में 40 मार्क्स चाहिए तो आपको 10th स्टैंडर्ड तक के जितने भी आपने साइंस पढ़े हैं वो सबका कमांड कर लेना होगा, क्योंकि उसी सबसे आएगा क्वेश्चन। 10th स्टैंडर्ड कहने का मतलब यह है कि सिर्फ 10th का ही साइंस पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। 10th के पीछे आपने जितना भी साइंस पढ़ा है उस सभी से क्वेश्चन डाले जाएंगे, ठीक है। अब 10th से पीछे जो आपने जैसे 9th पढ़ लिया है, तो ऐसे जनरली अगर देख लिया जाए तो अगर 9th और 10th का अगर आप साइंस कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्त 40 में 40 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, कंफ्यूज मत रहिएगा कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ लेते हैं चलो 9th 10th का और जो है कंप्लीट कर लेते हैं 40 में 40 मार्क्स आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा और केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, कंफ्यूज में मत रहिएगा। टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 है, जो सिग्नल में है, स्पेशल जो वैकेंसी निकाली गई थी, जो लोग ग्रेजुएशन पे अप्लाई किए थे उनको सिर्फ आपको उसमें फिजिक्स और बहुत सारे आईटी सेक्टर ये सबसे जोड़ा गया है, मॉडर्न फिजिक्स से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो ये सभी चीजें उनको पढ़ना है। उनको केमिस्ट्री बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, उनको केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अप्लाई कर रखे हैं दोस्त फॉर्म, उनको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, 10th और 9th का अगर साइंस कंप्लीट कर लेते हैं तो इजी वे में आप ला सकते हैं 40 में 40 मार्क्स और आराम से जॉब ले सकते हैं, क्योंकि 25 नंबर मैथमेटिक्स पूछेगा आपको, 25 नंबर रीजनिंग, 10 नंबर जीके, जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी रहेगा। तो 10 नंबर को हटा के चलिए, ऐसे ही आंख बंद करके मार दीजिएगा तो 1-2 नंबर आ ही जाएगा। 25 नंबर मैथ और रीजनिंग जो है कंप्लीट कर लीजिए, और 40 नंबर बहुत मायने रखता है, इसको कंप्लीट करके रखिए, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, आराम से इजी वे में जॉब ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, जो लोग मॉक टेस्ट दिए हैं उनका स्कोर कार्ड हम लेकर के आए हैं। आज उनका स्कोर कार्ड भी हम बताने जा रहे हैं कि किसने कितना नंबर लाया है, ठीक है। चलिए, हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि स्कोर कार्ड जो मॉक टेस्ट दिए हैं उनका, तो ध्यान रखिए। हाँ, देख लीजिए, इसमें फर्स्ट नंबर पे इसमें है स्कोर कार्ड पे जो 20 नंबर का आपको जो है मॉक टेस्ट लिया जाता है। मॉक टेस्ट 20 क्वेश्चन आता है उसमें, और उसमें जो सही करते हैं उसी का स्कोर कार्ड है। तो इसमें दे दिए है, देख लीजिएगा। नंबर फर्स्ट में है गौतम कुमार, जो पटना से है दोस्त। इसने क्या किया कि 20 में 17 नंबर मार्क्स लाए हैं, बहुत अच्छा है। ये थोड़ा मॉक टेस्ट थोड़ा हार्ड था, लोग बहुत कम नंबर इसमें लेकर के आए हैं। कुछ ही लोग हैं जो इसमें अच्छा मार्क्स रहे हैं, जैसे कि गौतम कुमार जो पटना से है, अच्छा नंबर लेकर के आए। देख लीजिए कितना है, 17 नंबर लेकर के आए हैं 20 में। दूसरा देख लीजिए मनीष जो कहां से है, बलिया से है, ठीक है। इन्होंने भी 16 नंबर लेकर के आया है 20 में, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं पवन मेलकानी, जो नैनीताल से है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि 14 नंबर लेकर के आए हैं, सही है। मेहनत कीजिए, इसी तरह से नंबर लाते रहिएगा। चौथा नंबर देख लीजिए कि रेहान, जो पूर्णिया से है दोस्त। लगते हैं सभी बिहार से ही है, बिहार का जलवा छाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, 65% है, इसमें है 13 नंबर लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा है। उसके बाद देख लीजिए, अगला बताते हैं अजीत कुमार, ठीक है, जो सिवान यानी कि बिहार से है, 55% है, यानी 11 नंबर लेकर के आए हैं 20 में, अच्छा है। इसी तरह से मेहनत किया कीजिए, ठीक है। कुछ लोग पीछे रह गए हैं मार्क्स में, कोई नहीं, दिखा देते हैं। तो क्या कीजिए कि मेहनत कीजिए, जो फिजिक्स खत्म हो रखी है उसी से मॉक टेस्ट चल रहा है, 20-20 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो कंटिन्यू देते रहिए। अब जो है लगातार चलता रहेगा, ठीक है, तो मॉक टेस्ट देते रहिए। अगला देख लीजिए कि अजीत कुमार, ठीक है, जो सिवान से है, बिहार से है, भाई सब बिहार से है, 55% 11 नंबर लेकर के आया है, ठीक है। प्रिया समस्तीपुर से है, ठीक है, प्रिया समस्तीपुर से है, जो कितना है, ये भी 10 नंबर लेकर के है, 50% है, बहुत अच्छा है। अंजलि पाल, जो कहां से है, हाँ यूपी से है, ठीक है। इसने भी क्या किया है कि 10 नंबर लेकर के आया है 20 में, दोस्त बहुत अच्छा है। लोग इस तरह से मॉक टेस्ट देते रहिए और अपना स्कोर कार्ड देखते रहिए, ताकि आपको पता चले कि कितना साइंस आप कमांड कर रखे हैं, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए श्रवण कुमार शाह, ठीक है, श्रवण कुमार शाह, जो कहां से है कि बांका यानी बिहार से है, सब बिहार का है, बिहार का जलवा छा रखा है यहाँ पे।
उसके बाद देख लीजिए प्रवीण कुमार जो महाराष्ट्र से है, ठीक है, महाराष्ट्र से एगो पकड़ा गए हैं जो 10 नंबर है, 20 में 10 नंबर, अच्छा है। उसके बाद जो है इसमें आपका नाम दे दिया है संतानु, ठीक है दोस्त, इसमें लोकेशन मेंशन नहीं किए हैं लेकिन आप लोकेशन मेंशन कर दिया कीजिए। इन्होंने क्या क्या 45% मार्क्स लेकर के हैं, 9 नंबर है 20 में, तो मेहनत की जरूरत है, ठीक है। और उसके बाद है विनय कुमार, हाँ विनय कुमार भाई, आप हमेशा हमको कॉल करते रहते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं कब आएगा फिजिक्स का सेट, कब आएगा मॉक टेस्ट, आ रखा है। आप थोड़ा मेहनत कीजिए, मेहनत की जरूरत है, ठीक है, तो मेहनत कीजिए। इसमें आप कितना 8 नंबर लेकर के आए हैं, 8 नंबर से कुछ होगा नहीं होगा, मेहनत कीजिए और कीजिए, अभी समय है, मेहनत कीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला दे दिया है, इसमें बता देते हैं, अगला दे दिया है कि महिमा सागर पटना से, अच्छा ये तो रेगुलर टेस्ट देते हैं, ये आज पीछे रह गए हैं, पता नहीं किस कारण से, इनका हमेशा 1-2 नंबर पे रहता था, 8 नंबर ही लेकर के आए हैं, क्यों लेके आए हैं ये पता नहीं, हो सकता है कि टाइम ज्यादा होने की वजह से या ऑटो सबमिट हो गया होगा, या पता नहीं थोड़ा सेट हार्ड था इस वजह से कम नंबर आया होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट आपका जो है मॉक टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो जो लोग मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं वो लोग भी दे लेंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं, चलिए तो जो लोगों का नाम नहीं लिया गया है, क्या है कि स्कोर कार्ड जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, प्लस यूट्यूब के कम्युनिटी टैब जो होता है उस पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, और जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें भी अपलोड कर दिया गया है, हर जगह है। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, और जो लोग मॉक टेस्ट नया देना चाहते हैं तो नए मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फटाफट जाकर के मॉक टेस्ट दे लीजिए, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा और न्यू मॉक टेस्ट का लिंक भी दे दिया जाएगा। तो अब डेली चलेगा, फटाफट मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है। चलिए अब जो हम लेकर के आए इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का, उससे आपको क्या करते हैं कि दिखाते हैं। तो साइंस से जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, चलिए साइंस से आपको दिखा देते हैं। चैप्टर जो है आपका तो वर्गीकरण से ही है, टैक्सोनॉमी से है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी डाला गया है, 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोस्त इग्नोर नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखना है, तभी पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें दे दिया है कि पहला प्रकाश संश्लेषी, ठीक है, ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, ठीक है, वह कौन सा जीव था जो क्या था कि प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन उत्पन्न करता था, ठीक है, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ऑक्सीजन उत्पन्न करता था, वो पहला जीव कौन थे, ठीक है। पहला देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, बताते हैं आपको। ऑप्शन दे दिया इसमें साइनोबैक्टीरिया, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा आपको दे दिया इसमें हरित शैवाल, और चौथा दे दिया है जीवाणु। ध्यान रखिएगा, इसमें कह रहा है ना कि पृथ्वी पर वो पहला जीव कौन था जो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू क्या था कि ऑक्सीजन उत्पन्न करता था। उस समय की बात कर रहा है जिस समय पृथ्वी की शुरुआत हुई थी, जब आग का गोला मान के चलिए कि गिरा था और ठंड उंड हो गया था पृथ्वी पर, धीरे धीरे जीवन पनपना शुरू किया था, जिस समय ऑक्सीजन नहीं था, उस समय की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो वह कौन सा जीव था जो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ऑक्सीजन उत्पन्न करता था, ठीक है, ये बता रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन जो फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं साइनोबैक्टीरिया, यही वो पहला जीव था जो क्या था, ऑक्सीजन उत्पन्न करता था, ठीक है। अब इसके बारे में जरा समझ लीजिए, यह है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया है। इसे क्या कहा जाता है कि नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एग्लो, ठीक है, यानी कि BGA इसका शॉर्ट फॉर्म है, पूछा जाता है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब समझिए इस चीज को, इसको इस जो है ये आप देख रहे हैं साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल, इसको जो है सबसे पुराना जीवाणु कहा जाता है, सबसे पुराना, क्योंकि शुरुआती दौर में ही यह पृथ्वी पर आया था और इसने क्या किया कि प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ऑक्सीजन उत्पन्न करने का काम किया था। या कह सकते हैं इसको कि ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो वातावरण में उत्पन्न करता है, यही वो पहला जीव था, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ये ऑक्सीजन की उत्पत्ति करने वाले एक पहले मतलब कि जीव थे, ठीक है, यही एकमात्र जीव था जो उस समय क्या था कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पन्न करता था, और उसी समय वातावरण में इसी के थ्रू क्या हुआ था कि ऑक्सीजन पूरे पृथ्वी पर वातावरण में फैला था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं।
अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या थी। ठीक है, उस समय जो वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण हुआ था उस समय उसकी मूल इकाई क्या थी ये कहा जा रहा है। कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन आते रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए, पहला ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया कि वंश, दूसरा आपको दे दिया है गण, तीसरा दे दिया जाति, चौथा दे दिया है आपको कुल। तो उसमें वैज्ञानिक वर्गीकरण में इसकी मूल इकाई क्या थी इसमें ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, उस समय जब वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि जितने भी जीव थे उनका एक कैटेगराइज किया गया था, वर्गीकरण किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो उसका एक मूल इकाई क्या था ये पूछा जा रहा है। तो मूल इकाई जो था, ये जो थर्ड नंबर आप देख रहे हैं जाति, ये मूल इकाई था। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको जो पॉइंट बता रहे हैं उस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कभी कभी दे देता है कि उस समय जो वर्गीकरण किया गया था उस समय कौन कौन था ये समझ लीजिए। उस समय था जाति था, संघ था, वर्ग था, गण था, कुल था, वंश था और जाति था। ये इतने थे, 7। ठीक है, ये 7 थे उस समय। अब इसको कभी कभी दे देता है आपको, ये कभी कभी ये जो आप देख रहे हैं जाति, संघ, वर्ग, गण, कुल और जो है जगत, ये इसको कभी कभी दे देता है आपको क्या कि अरेंज करने के लिए, अनुक्रम में। ये दिया गया है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इसको अनुक्रम में सजाने के लिए। ठीक है, कब पूछा गया ये क्वेश्चन? तो ये पूछा गया है आपको जो है 2018 में 2 बार ये पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, अब इसके बारे में कभी कभी समझ लीजिए, जैसे कि आपको जो है कभी कभी दे देता है इसको कि ये जो आप देख रहे हैं जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये इसके बीच जो है कभी कभी आपको क्या कहता है कि पूछ देता है कि संघ किसके बीच आता है। तो देख लीजिए, संघ किसके बीच आता है? ये जगत और वर्ग के बीच आता है। कभी कभी आपको दे देता है कि वर्ग किसके बीच में आता है, तो वर्ग जो है संघ और जो है गण के बीच आता है। उसी तरह से कभी कभी पूछ देता है कि वंश किसके बीच आता है, तो ये दे देता है। तो किसके बीच आता है ये भी पूछा जाता है। अब पूछा गया है, कब पूछा गया है ये भी आपको दिखा देते हैं। क्या पूछा गया है? ये पूछा गया था कि वंश किसके बीच आता है, तो कुल और जाति के बीच वंश आता है। ये कब पूछा गया है? तो एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा इसे। उसके बाद जो है आपको पूछा जा गया है इसी के पॉइंट में जो आपको बताए जितने भी नाम, उसकी बात, जैसे कि ये इसमें पूछा गया था कि अधिकतम समान लक्षण वाले, ठीक है, जीवों की जो है सबसे अधिक संख्या किसमें पाई जाती है ये पूछा गया था। तो ये जो ऊपर जितने भी आप देख रहे हैं जगत, वंश जितने भी है, उसमें सबसे अधिक जो है किसमें पाया जाता है? तो जगत में पाया जाता है। ये कब पूछा गया था सवाल? ये पूछा गया था आपका ग्रुप डी में 2018 में ही पूछा गया था। तो देखिए 18 में इसी से कितना क्वेश्चन डाल दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी पूछा जाए तो माइंड में रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन में दे दिया है कि जीव जगत का 5 वर्गों में जो है वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, 5 वर्गों में, यानी 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया था। किसने किया था ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है नाम, इसमें बताना है कि किसने ये क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, जैसे कि अब पहला दे दिया है, देख लीजिए, पहला दे दिया है कि अरस्तु, दूसरा दे दिया है कि विटेकर, और तीसरा दे दिया है कि लिनियस, और चौथा आपको दे दिया है इसमें डार्विन। किसने ये 5 जगत में क्लासिफिकेशन किया था? जीवों को, जीव जगत को 5 वर्गों में बांट दिया था। किसने? तो ध्यान रखिएगा, इसमें से जो है विटेकर जो देख रहे हैं आप सेकेंड नंबर ऑप्शन, उन्होंने ही क्या किया था कि जीव जगत को 5 वर्गों में बांट दिया था। अब कौन कौन वर्ग में बांटा गया था ये भी समझ लीजिए, आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला जो बांटा गया था वो मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा था, तीसरा फंजाई था, चौथा प्लांटी था और पांचवा जो था वो एनिमेलिया था। ये 5 वर्गों में विटेकर ने क्या किया था कि जीव जगत को क्लासिफाई किया था, बांट दिया था। तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है हम लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन में दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से गर्म पानी में, कुंड में, गहरे समुद्र में, कंदराओं में, अंटार्कटिका के बर्फ में जीवन यापन कर लेता है। जहां भी हो, जहां पे किसी भी जीव का क्या है कि जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है, वहां भी वह जाकर के क्या करता है? अपना जीवन यापन कर लेता है। वो कौन है इसमें से ये बताना है। ठीक है, जहां पे कोई भी जीव
अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है, वहां थोड़ी देर ठहर नहीं सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है, वहां पे वो जाकर के क्या करता है कि जीवन यापन कर सकता है। तो वो कौन है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको दे दिया है फर्स्ट में विषाणु, दूसरा दे दिया है जीवाणु, तीसरा दे दिया है कि अमीबा, और चौथा इसमें आपको दे दिया है यूग्लिना। ठीक है, तो कौन है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा जीवाणु। सेकेंड नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं जीवाणु, ये जीवाणु क्या है आपको पता है कि वैसे जगह पे पहुंच जाता है जहां पे लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, वहां पे जीवाणु पहुंच जाता है। आपको बता ही दिया कि अंटार्कटिका जहां पे इतने -डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस तक के चला जाता है रहता है, वहां पे इंसानों को रहना मुश्किल हो जाता है, छोटे से छोटे जीवों को रहना मुश्किल हो जाता है, बर्फ जम जाती है उस नदी के ऊपर, तो वहां पे जीवाणु सब मरने लगते हैं। तो वैसे जगह पे जो है ये जीवाणु क्या होता है कि वहां पे सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए इसके बारे में कि जीवाणु जो होता है वो मोनेरा के अंतर्गत आता है, जो 5 क्लासिफाई किया गया था, 5 जगत में बांट दिया गया था जीवों को, उसी में से जो है मोनेरा के अंतर्गत जो है ये जीवाणु आता है। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि साल्मोनेला, दूसरा राइजोबियम, तीसरा आपको दे दिया है कि कोलाई, और चौथा दे दिया है आपको इसमें देख लीजिए स्ट्यूडोमोनास। कौन है इसमें जो क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की अगर बात करें दोस्त, तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग में जो होगा ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा करेक्ट, राइजोबियम। ठीक है, अब थोड़ा सा राइजोबियम के बारे में भी आप समझ लीजिए कि राइजोबियम कहां कहां पाया जाता है, किस तरह का मतलब काम करता है ये। तो राइजोबियम जो है दोस्त होता क्या है कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है ये भी समझ लीजिए। राइजोबियम जो होता है वो क्या होता है कि जितने भी दलहनी फलहनी जो पौधे होते हैं, छोटे वाले दलहनी मुख्य रूप से मान के चलिए, उसके जड़ों में पाया जाता है, उसके जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम। राइजोबियम जहां भी होता है वहां पे नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और उसकी फसल क्या होती है कि बहुत अच्छी होती है। तो राइजोबियम जहां भी पाया जाता है क्या होता है कि वहां पे नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, राइजोबियम की जो आपको हमने बता दिया है कि जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि चना हो गया, मसूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सभी जितने भी होते हैं दलहनी पौधे, ठीक है दलहनी, उसके जड़ में जो है राइजोबियम पाया जाता है, वहां पे नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और जहां पे राइजोबियम होगी वहां पे फसल भी उसकी अच्छी होती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। या कभी कभी पूछ देता है कि दलहनी पौधे के जड़ों में कौन सा क्या पाया जाता है, तो राइजोबियम पाया जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा वहां पे अधिक होती है। ये चीजें है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, यानी दूध से जो दही बनता है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया जो है ये काम देता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसमें दे दिया है, चलिए ये तो आप जानते ही हैं, ये लोग हम लोग क्या है कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये डायरेक्ट आप जान लीजिए कि लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस होता है जो क्या करता है कि दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये समझ लीजिए। तो ये तो खैर इजी है, आप लोग पढ़े होइएगा और आसान भी है, इसके बारे में कहना ही क्या ज्यादा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि वैसिल्स ऐसे जीवाणु है जो डैश होते हैं, किसमें होते हैं ये बताना है, किस तरह के होते हैं ये बताना है। वैसिल्स किस प्रकार के जीवाणु होते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि छौरनुमा होता है, दूसरा दे दिया कि गोलाकार होता है, तीसरा आपको दे दिया है कि कौमा आकार का होता है, चौथा दे दिया कि कुंडलित आकार का होता है। किस आकार का होता है तो समझ लीजिए इस तरह के कि वैसिल्स जो होते हैं वो जीवाणु जो होते हैं वो छौरनुमा होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं इसमें। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबको क्या कीजिए कि माइंड में रखा कीजिए। देख लीजिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर क्या होता है कि फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहा जाता है। किसी भी जीवाणु के अगर एक सिरे पर फ्लैजेला हो तो उसको क्या कहा जाता है। दोस्त ध्यान रखिएगा, जेईई के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए इस चीज को। जीवाणु के सिरे पर अगर फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहा जाता है। नंबर इसमें देख लीजिए, नंबर थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, मोनोट्राइकस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मोनोट्राइकस। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि एसेकेरिया कोलाई डैश में पाया जाता है। एसेकेरिया कोलाई किस में पाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए। ऑप्शन में दे दिया है कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है, या पानी में पाया जाता है, या दूध में पाया जाता है, या मिट्टी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो एसेकेरिया जो होता है ना वो मनुष्य के आंत में पाया जाता है। दिखाते हैं कहाँ पे किस तरह का है। तो ध्यान रखिए ये मनुष्य का क्या है कि आंत है। इसी आंत में क्या होता है कि एसेकेरिया जो है पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के आंत में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है और जेई के एग्जाम में पूछा गया है। तो हो सकता है कि आप लोगों को कहीं रिपीट कर दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये लेकर के भी आए हैं। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव होता है। जी हाँ, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय कहने का मतलब कि एक कोशिका से बना होता है। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि जू, दूसरा दे दिया है कि पैरामेशियम, तीसरा दे दिया है कि ब्रेड फफूंदी, और चौथा दे दिया कि अमरबेल। कौन है जो एक कोशिका से बना होता है, एक कोशिकीय जीव है? तो ध्यान रखिएगा इसमें जो ऑप्शन होगा ये पैरामीशियम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड मेरा सही होगा कि पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है कि एक कोशिकीय जीव है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। एक कोशिकीय जीव कहने का क्या मतलब होता है कि जो एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। अब जैसे कि आपको बता देते हैं, जैसे कि आपका ये हो गया कि पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, युगला हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, ये सभी क्या है कि एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लीजिए, पूछा जाता है उसी पे बताते हैं। पैरामीशियम के बारे में बता देते हैं, अमीबा के बारे में बता देते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या पॉइंट है उसका पूछने का। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए पैरामीशियम से लेकर के चलते हैं। ये पैरामीशियम हो गया। पैरामीशियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको हम बता देते हैं। पैरामीशियम में क्या होता है कि भोजन करने के लिए क्या होता है कि एक फिक्स जगह होता है, एक निश्चित स्थान होता है। भोजन ग्रहण कैसे करता है? तो ये पैरामीशियम का जो देख रहा है इसके चारों ओर क्या है कि रोम निकला हुआ है। इसी रोम से क्या करता है कि भोजन को कैच करता है, एक फिक्स जगह पर ले जाकर के क्या करता है कि भोजन करने का काम करता है। ये पूछा गया है कि पैरामीशियम अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है। कब पूछा गया है ये पॉइंट? तो ये पॉइंट जो है पूछा गया था आपको ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया था। अब समझ लीजिए कि ये पैरामीशियम आखिर पाया कहां जाता है। तो ये पैरामीशियम जो होता है दोस्त, वो पाया जाता है आपको तालाब में, झील में, नदी में, स्वच्छ पानी में, हर जगह पानी में ये पैरामीशियम पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, पूछता है ये चीज। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अमीबा के बारे में, कि अमीबा के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से पूछता है ये भी समझ लीजिए। ये हो गया अमीबा। अमीबा कैसे भोजन ग्रहण करता है ये समझ लीजिए। तो पैरामीशियम में आपको बता दिए हैं कि पैरामीशियम को भोजन ग्रहण करने के लिए क्या है कि एक फिक्स, एक निश्चित स्थान होता है। लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं है। अमीबा में एक निश्चित स्थान नहीं होता है। ये जो इसका बॉडी देख रहे हैं ना, ये किसी भी बॉडी से क्या कर सकता है कि भोजन ग्रहण कर सकता है। इसको कहीं लाने ले जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी ये क्या कर सकता है कि भोजन ग्रहण कर सकता है। ये सवाल पूछा भी गया था कि अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है, कहां से करता है। तो ये पूछा गया था आपको 2022 में पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में। ध्यान रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा और समझ लीजिए कि अमीबा जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको अमीबा जो होता है उस संकुचन जो होता है उसमें रसधानी कोशांग की जल की मात्रा जो बनाए रखता है। ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा गया था कि जल की मात्रा अमीबा में कौन बना करके रखता है। तो उसमें क्या होता है कि रसधानी कोशांग होता है जो क्या करता है कि जल की मात्रा बना के रखता है। तो ये देख लीजिए आप, अमीबा में ये कोशांग है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अमीबा में जल की मात्रा को बना के रखता है। ये सवाल कब पूछा गया था? तो ये पूछा गया था 25/8/2022 को पूछा गया था, यानी 2022 के ग्रुप डी वाले एग्जाम में ही इसको पूछा गया था। अब ये इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा जाता है ये, तो इसको समझ लीजिए। आपको बताते हैं जैसे कि ये अमीबा, एक अमीबा है, क्या है कि जब इसमें प्रजनन होती है, जब अमीबा का नए वंश का विकास होता है तो वो कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है कि अमीबा में जब प्रजनन होता है तो एक अमीबा ही क्या करता है कि दो अलग अलग अमीबा में बराबर समान भाग में टूट करके बट जाता है और दो नए अमीबा का क्या करता है कि जन्म दे देता है। ठीक है, और इस चीज को जो है क्या कहा जाता है कि द्विविभाजन कहा जाता है, या द्विखंडी कहा जाता है, या बाइनरी विखंडन कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि जब अमीबा दो भाग में टूट जाता है और बराबर भाग में विखंडित हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो द्विविभाजन, द्विखंडन
या आपको बाइनरी विखंडन कहा जाता है, कई बार पूछा गया है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि अमीबा में किस प्रकार का जो है क्या होता है कि अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, तो अमीबा में ये भी ध्यान रखें कि पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको आंसर है, ये भी पूछा गया है सवाल कि अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो अलैंगिक होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो दे दिया है कि किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है ये। तो अलैंगिक जनन जब होता है तो क्या होता है कि एक अमीबा जो है बराबर दो भागों में टूट जाता है, उसी को बाइनरी विखंडन या द्विखंडन या विखंडन के नाम से जानते हैं। ये एलपी के एग्जाम में पूछा गया है 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसकी बात। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो ये होगा, ये मेरा सेकंड नंबर ऑप्शन होगा कि बाइनरी विखंडन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये पूछा गया है, कई बार इस पॉइंट को पूछा भी गया है, तो इसको लेकर के चलना है। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है, ध्यान रखिएगा कि एस्यूडोपोडिया, एस्यूडोपोडिया दे दिया है। ठीक है, एस्यूडोपोडिया मतलब एस्यूडोपोडिया का मतलब होता क्या है ये समझ लीजिए। एस्यूडोपोडिया का मतलब होता है कुटपाद। क्या? कुटपाद। हिंदी नहीं दिया है, इंग्लिश जो बायोलॉजिकल नेम दे दिया है ये एस्यूडोपोडिया। ठीक है, तो इसका नाम मतलब होता है कुटपाद। ठीक है, उंगली जैसी आकृति वाली संरचना डैश में मौजूद होती है, किस में मौजूद होती है ये बताना है, कुटपाद जो होता है इसको। तो ध्यान रखिए, आप अगर पढ़े होइएगा तो समझ जाइएगा। ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि हाइड्रा होता है, दूसरा में अमीबा, तीसरा आपको दे दिया है कि पैरामीशियम, चौथा दे दिया है कि केचुआ, किस में होता है। तो एस्यूडोपोडिया जो होता है यानी कुटपाद जो होता है दोस्त, वो होता है सेकेंड नंबर अमीबा में। कहां होता है ये भी समझ लीजिए, ये ध्यान रखिए। ये अमीबा में जो आप दिख रहा है ना, ये उंगली जैसी संरचना होता है, इसी को क्या कहा जाता है? कुटपाद कहा जाता है, एस्यूडोपोडिया कहा जाता है। ठीक है, इसी के सहारे क्या होता है कि ये अमीबा जो होता है वो एक जगह से दूसरे जगह जो है चारों ओर घूम सकता है, आ जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको उत्पाद के सहारे चलता है ये कहा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि डैश बहुविखंडन द्वारा जो है प्रजनन करता है। कौन जो है बहुविखंडन द्वारा जो है प्रजनन करता है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है ईस्ट, दूसरा आपको दे दिया है कि हाइड्रा, तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि प्लेनेरिया, और चौथा दे दिया है कि प्लाज्मोडियम। ठीक है, कौन जो है बहुविखंडन द्वारा जो है प्रजनन करता है? तो बहुविखंडन द्वारा जो प्रजनन करता है वो ऑप्शन होगा ये फोर्थ नंबर मेरा करेक्ट होगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम ही है जो बहुविखंडन द्वारा क्या करता है कि प्रजनन करने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया कि जीवों में वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, जीवों में जो है वैज्ञानिक नामकरण, वैज्ञानिक जो नाम होता है, जिससे मनुष्य का नाम वैज्ञानिक नाम होता है ना, होमोसिपियंस, उसी तरह से बहुत सारे आम का हो गया मैंगोफेरा, इसी तरह से वैज्ञानिक नाम होती है। तो ये सबसे पहले किसने शुरू किया था कि किसी का एक वैज्ञानिक नाम होना चाहिए। ठीक है, तो दो नाम होता है, एक तो सिंपल नाम जो होता है मनुष्य हो गया तो मनुष्य प्रजाति हो गया, एक प्रजाति का नाम हो गया, एक उसका एक जो है साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये सबसे पहले शुरुआत किसने किया था ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, आपको बता देते हैं। चलिए ऑप्शन डायरेक्ट आंसर ही बताते हैं। ये जो है द्वि प्रणाली का जो नाम का जो प्रणाली का शुरुआत किया गया था, ये किए थे फोर्थ नंबर में कैरोलस जो है लिनियस, इन्होंने ही साइंटिफिक नेम का शुरुआत किया था। इसमें आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि साइंटिफिक नेम की शुरुआत जो है कब हुई थी। तो इसका प्रचलन जो है, साइंटिफिक नेम का जो प्रचलन आया लगभग 1793 ईस्वी के आसपास में आया था। इसमें क्या होता है ये जान लीजिए, इसमें लैटिन भाषा में क्या होता है कि नाम को दिया जाता है। ठीक है, इसमें पद्धति के अनुसार क्या होता है कि लैटिन वर्ड में इसमें नाम दिया जाता है। कैसे नाम दिया जाता है ये समझिए, पहला वर्ड क्या होता है, दूसरा वर्ड क्या होता है, लास्ट वर्ड क्या होता है ये समझ लीजिए। पहला वर्ड जो होता है उसके वंश का नाम होता है। ठीक है, वंश का नाम पकड़ा जाता है साइंटिफिक तौर पे। उसके बाद दूसरा जो होता है उसके जाति को पकड़ा जाता है कि किस जाति किस समुदाय से आता है, और उसके बाद जो है लास्ट में क्या किया जाता है कि उसकी उस जीव का जो है नाम दिया जाता है। तो ये तीन तरीके से उसका क्या किया जाता है कि साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ठीक है, और ये उन्होंने ही शुरुआत किया था। ठीक है, तो इसको समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। पूछा गया है, कई बार वो क्वेश्चन पूछा गया है। अगला दे दिया है कि सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा जो है लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, सिस्टेमा नेचुरी क्या है कि एक पुस्तक है।
ये किसके द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, जेई के एग्जाम में पूछा गया है। ये लिखा गया है, ये जो थर्ड नंबर आप ऑप्शन देख रहे हैं, कैलोनस लिनियस, इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या है कि अब आपका जो है ये अब इससे खत्म हो गया है क्वेश्चन। अब जो है आपको दिखा रहा है, किससे दिखाएंगे, एनिमल किंगडम से है। एनिमल किंगडम से आपको क्या है कि जो 5-6 क्वेश्चन है उस वो दिखा देते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है। चलिए देख लीजिए, इसमें जो है अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्न में से अचल होते हैं, मतलब अचल होते हैं, चल नहीं सकते हैं, और एक ठोस क्या है कि आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन है जो चल नहीं सकते हैं लेकिन एक ठोस या आश्रय के सहारे खड़ा रह सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है इसमें प्लेनेरिया, दूसरा साइकोन, तीसरा आपको दे दिया है समुद्री एनिमोन, और चौथा इसमें दे दिया है आपको कि एस्केरिस। ठीक है, कौन है जो चल नहीं सकता है बट क्या है कि सपोर्ट आश्रय लेकर के वो एक जगह रह सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं साइकोन, वही होगा जो क्या है कि चल नहीं सकता है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, साइकोन के बारे में भी आपको बता देते हैं, जानना जरूरी है इसमें। ये है साइकोन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समुद्र में पाया जाता है ये साइकोन। ये क्या होता है, साइकोन कहने का मतलब होता है स्पंजी। स्पंजी स्पंजी कब होता है, जब उसमें क्या होता है कि छिद्र होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो है छिद्र होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये स्पंजी होते हैं। ये जो पाया जाता है ये मीठे और खारे दोनों पानी में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है कि एक कॉलोनी बना करके, एक झुंड बना करके क्या होते हैं, एक दूसरे के सहारे खड़ा रहते हैं और एक दूसरे से चिपके रहते हैं। ठीक है, लेकिन चल नहीं सकते हैं। यही एक ऐसा मात्र जंतु है जो चल फिर नहीं सकता है। न तो दुनिया में जितने भी जीव जंतु है वे क्या करते हैं कि चलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह स्थान परिवर्तन करते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। अब ये जो होता है, इसका शरीर जो होता है ये पौधे की तरह होता है, देख लीजिए, है ना, पौधे की तरह। तो ये पौधे की तरह होता है ये। अब समझिए इसमें क्या, आपको तो पता ही दिया है कि इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके कारण क्या है कि एस्टेरिया इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्टेरिया। अब इसमें समझिए, इसका कलर जो होता है वो आपको नीला और हरा या लाल कलर का ये हो सकता है। तो इसमें डिफरेंट कलर का ये होता है, समुद्र में पाया जाता है, खारे पानी और मीठे पानी दोनों में ये पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसे, ठीक है, कि प्राणी जगत के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है, किसे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट में दे दिया है कि प्रोटोजोआ, दूसरा दे दिया है कि कोएनोजोआ, तीसरा दे दिया है कि मेटाजोआ, चौथा दे दिया है आपको कि पाइपियंस। कि इसको जो है क्या है कि जगत किसके, कौन से जगत के, तो ये दे दिया है प्राणी जगत के अंतर्गत जो है उसको वर्गीकृत किया गया है, इसमें से किसे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्राणी जगत के अंतर्गत जो वर्गीकृत किया गया है वो किया गया है, ये थर्ड नंबर जो आप देखे मेटोजोआ, उसे किया गया है। ठीक है, तो मेटोजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो ध्यान रखना है इसे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि जीव विज्ञान में स्पंज का मतलब क्या होता है, स्पंज क्या होता है। ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान के वर्ड में अगर स्पंज कहा जा रहा है तो स्पंज मतलब गद्देदार नहीं, ठीक है, तो स्पंज जैसा नहीं। स्पंज का मतलब विज्ञान की भाषा में जो कहा जाता है, जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो स्पंज का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। स्पंज का मतलब, इसमें जो फोर्थ नंबर आप देख रहे हैं एक पशु, तो पशु के रूप में जो है एक स्पंज का नाम दिया गया है, तो इसे ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि श्वसनी, उत्सर्जन और परिसंचालन, ठीक है, कि वाले अंगों के रहित होते हैं, मतलब ये तीनों के बिना कौन है जो इसमें रहते हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट में स्पंज दे दिया है, दूसरा दे दिया है कि टेप बॉम्ब दे दिया है, और चौथा इसमें तीसरा इसमें आपको दे दिया है कि थ्रेड बॉम्ब दे दिया है, चौथा दे दिया है कि लीवर फ्लूक दे दिया है। कौन है जो श्वसन, बिना श्वसन के, बिना उत्सर्जन के, बिना परिसंचलन के, ठीक है, वो रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रहता है ये स्पंजी होता है। ठीक है, इसमें ना तो श्वसन की क्रिया होती है, न उत्सर्जन की क्रिया होती है, न परिसंचरण की क्रिया होती है। ये तीनों के बिना ही स्पंजी रहता है। स्पंजी कहने का मतलब कि क्या, पोरिफेरा,
पॉरीफेरा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं ना, वो क्या होते हैं कि स्पंजी के नाम में रखा जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे होल होते हैं और स्पंजी होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें रखा गया है। मीठे और खारे पानी दोनों में पाया जाता है, आपको जैसे कि हम बता ही दिए हैं इसे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि डैश के प्राणी के, ठीक है, गतिशील अगतिशील होते हैं। कौन जो है प्राणी अगतिशील होते हैं, ये बताना है। पहला नंबर ऑप्शन देख लीजिए, दे दिया पॉरीफेरा। दूसरा आपको दे दिया है कि सिलेंट्रेट। तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि प्लेटी हेलमिथीज। और चौथा आप दे दिया है कि नेमेटोडा। ठीक है, तो कौन है जिसके अंतर्गत जो है अगतिशील जो है प्राणी आते हैं? तो पॉरीफेरा होगा ये फर्स्ट नंबर जो है पॉरीफेरा प्राणी। ठीक है, पॉरीफेरा के अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं वो क्या होते हैं कि अगतिशील होते हैं, चलते नहीं है। जैसे कि आपको स्पंजी बता ही दिए हैं, तो वो भी आते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये क्या है कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट फिर जो है आपको क्या करेंगे कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। जल्द ही आपका बायोलॉजी खत्म करके केमिस्ट्री पे आ रहे हैं। फिजिक्स खत्म हो रखा है, 800 क्वेश्चन मिल रखा है, पता होगा जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं। तो चलिए, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी फटाफट कर लीजिए, अगर आपको 40 में 40 मार्क्स चाहिए और सीरियस रूप से अगर आप तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियन के लिए तो, और नहीं तो टाइम पास के लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।